नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक कहानी के साथ उपस्थित हैं। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको जानकारी होगी कि हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईदगाह प्रेमचंद के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें जानने जो योग्य हैं उसे जान लेते हैं। और किस आलोचक के अनुसार जानेंगे, ध्यान रखेंगे, कमल किशोर गोयनका के अनुसार जानेंगे तथ्य। ठीक, कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? 31 जुलाई 1880 को। ध्यान में रख लीजिएगा, 1880 को इनका जन्म हुआ है और 31 जुलाई का वो महीना था। कहाँ हुआ है? वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। किसका जन्म? प्रेमचंद्र का जन्म। पिता के पुत्र का नाम, पिता ने क्या रखा था पुत्र का नाम? पिता ने पुत्र का नाम रखा था धनपत राय और ताऊ ने क्या रखा था? नवाब राय। ध्यान में रख लेंगे, पिता द्वारा लिखित प्रदत्त नाम क्या है? पिता द्वारा प्रदत्त नाम है धनपत राय और ताऊ ने उनको क्या दिया था? नवाब राय। ध्यान में रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखने योग्य है। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को पहली रचना का क्या है प्रेमचंद की, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो भी प्रेमचंद को जानते होंगे, प्रेमचंद बहुत ही नामी शख्सियत हैं और सभी अधिकांश लोग इनकी रचनाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। तो उनको भी यह भी जानकारी होगी कि आरंभ में प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। ठीक है, तो उनकी जो पहली रचना है वो क्या है? ओलिवर क्रामवेल। ध्यान में रख लेंगे, कब? 1903 में। ध्यान में रख लीजिएगा, 1903 में ओलिवर क्रामवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? आवाज़-ए-खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। ध्यान में रख लेंगे, उनकी जो पहली रचना क्या है? ओलिवर क्रामवेल, जो कि किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? आवाज़-ए-खल्क। ठीक है, इसमें धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। धारावाहिक रूप मतलब होता है एपिसोड्स। जैसे कोई भी सीरियल आता है तो वह क्या होता है? धारावाहिक रूप में होता है, तो वही धारावाहिक कहते हैं। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की थी। ध्यान में रख लेंगे, और हमारे सिलेबस में अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत लगी भी हुई है प्रेमचंद घर में, जो कि शिवरानी देवी द्वारा ही लिखित है। तो उन्होंने प्रेमचंद के संबंध में बताया है कि प्रेमचंद घर में कैसे रहते थे। ठीक है, उनका वास्तविक जीवन कैसा रहता था। कब विवाह किया था शिवरानी देवी से? 1906 में। शिवरानी देवी कैसी थी? बाल विधवा थी। ठीक, उस समय तक 1906 में ये उन्होंने क्रांति करने का प्रयास किया था। ये क्या थी? उस समय क्रांति ही थी। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव था जो कि उन्होंने समाज में लाया था बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके। आगे चलते हैं। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुई थी। ध्यान में रख लेंगे, इनकी पहली कहानी संग्रह का क्या नाम है? सोजे वतन, जो कि कब प्रकाशित हुई? 1908 में। कहाँ से? जमाना पत्रिका से, जमाना प्रेस से। उनकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। किसकी कहानियाँ? जो सोजे वतन की कहानियाँ हैं वह क्या है? देश प्रेम से ओतप्रोत थी। कलेक्टर ने उन पर सेडिशन या राजद्रोह के आरंभ में इनकी 700 बची प्रतियों में आग लगवा दी थी। ये सभी को ये जानकारी होगी कि सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? जलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो सभी कहानियाँ देश प्रेम से ओतप्रोत थीं। इस पर उन्होंने क्या किया था? इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा था। ध्यान में रख लेंगे, प्रेमचंद का ये वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं था, ये बल्कि छद्म नाम था। और किसके सुझाव पर रखा था? मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर रखा था। ये महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं प्रेमचंद के बारे में। और जिस प्रकार यूजीसी नेट का पैटर्न बदलता जा रहा है, तो हमें हर एक बिंदु, हर एक दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता है।
प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू पत्रिका ज़माना में 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सोजे वतन की प्रतियां जो जलाई गई थी उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, अपना छद्म नाम रख लिया था। कौन सा छद्म नाम रखा था? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो वह है बड़े घर की बेटी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है? बड़ी घर की बेटी, जो कि उनका महत्वपूर्ण कहानी है। आगे चलते हैं। अब जो भी बिंदुएं हैं आप लोग को इम्पोर्टेंट लग रही है तो वो सभी आप लोग नोट करते चलेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में दिसंबर 1915 के अंक में प्रकाशित तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्तसरोज 1917 में प्रकाशित हुई थी। पहली हिंदी कहानी ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे और हिंदी में उन्होंने जब कौन सी कहानी पहली लिखी है तो ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद की हिंदी में लिखित पहली कहानी कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रेमचंद की हिंदी में लिखित कहानी है सौत, जो कि कहाँ प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। और कहानी संग्रह पहला कौन सा है? तो शब्द सरोज, जो कि 1917 में प्रकाशित है। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित है, को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। ध्यान में रख लीजिए, बच्चन सिंह का पूछा जा सकता है। आजकल बच्चन सिंह पर भी प्रश्न बनने लग गए हैं। तो बच्चन सिंह क्या मानते हैं? बच्चन सिंह प्रेमचंद की कौन सी कहानी को पहला मानते हैं? तो वो मानते हैं पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में लिखित है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ जो किस नाम से है? मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों का लेख है। संपादकीय है, भाषण है, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुआ, ध्यान में रखेंगे कि उपन्यास सम्राट कहलाते हैं या फिर कथा सम्राट कहलाते हैं। तो मैंने पहले ही वीडियो में अपने एक लेक्चर में बताया था कि कथा साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं सम्मिलित होती हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत हम कहानी और उपन्यास को सम्मिलित करते हैं, और अन्य जो विधाएं हैं जैसे निबंध, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण आदि, वो कथेतर साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो कथे, जो कि वो कथा सम्राट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विशेष रूप से ख्याति किससे प्राप्त हुई, उनको यश किससे प्राप्त हुआ? तो उपन्यास और कहानी से प्राप्त हुआ। वह अन्य विधाओं में जो कि प्राप्त नहीं हो पाया। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। कुछ प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ देख लीजिए, जो कि क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, तो सरसरी निगाह से इसको भी देखते चलेंगे। नमक का दरोगा लिखा कब हुआ है? 1913। सज्जनता का दंड 1916। ईश्वरीय न्याय 1917। दुर्गा का मंदिर 1917। बूढ़ी काकी को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से नमक का दरोगा का ध्यान में रखेंगे विशेष रूप से, स्टार मार्क में कर दे रही हूँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बूढ़ी काकी 1920 में है। शांति 1921। सवा सेर गेहूँ को ध्यान में रख लीजिएगा 1924। शतरंज के खिलाड़ी को ध्यान में रखेंगे 1924। ठीक, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, जिस पे स्टार कर रही हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, सौभाग्य के कोड़े 24 में। 2 सखियाँ 28 में। अलग ओझा 29 में। पूस की रात को ध्यान में रखेंगे। पूस की रात कब? 1930 में लिखा हुआ है। समर यात्रा कब? 1930। पत्नी से पति 1930। सदगति 1930। 2 बैलों की कथा भी पूछा जाता है बार बार, तो 1931। होली का उपहार 1931। ठाकुर का कुआं 1932। ईदगाह तो आपको मोस्ट याद रखना है क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में ही लगा है। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। क्या है? ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933। ठीक, बड़े भाई साहब 1934। कफन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1936। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, लेकिन मेन टॉपिक पर आने के पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाह रही हूँ जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई भी चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल से छूटे नहीं। ठीक, तो आ जाते हैं थोड़ा सा इन पर। तो प्रेमचंद्र की जो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, अलग योझा आदि में क्या है, प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वास से प्रेरित प्रख्यात कहानियां हैं। कौन कौन सा, बूढ़ी काकी, ये सभी जो हमने यहाँ पढ़ा, तो ये कौन किससे प्रेरित है, गांधीवादी विश्वास से। ठीक, और गांधीवादी विश्वास क्या है, गांधीवादी विश्वास एक तरह से मैं कहूँ तो हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को लेकर चलता है। ठीक, तो उनका जो पंच परमेश्वर, ध्यान में रख लीजिएगा कौन कौन सी कहानी कह रही हूँ, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, अलग योझा। ठीक, ये सभी गांधीवादी विश्वास से लेकर, गांधीवादी विश्वास को लेकर लिखी गई कहानियाँ हैं और प्रख्यात कहानियाँ हैं। ठीक, पंच परमेश्वर में आखिर है क्या, पंच परमेश्वर में, क्योंकि पंच परमेश्वर का एक बार पात्र पूछ लिया था। ठीक है, तो पंच परमेश्वर में ग्रामीण जीवन, किसानों की उदारता, कायापन का चित्रण है। अतः ये गांधीवादी आदर्श की स्थापना करता है। किसमें, पंच परमेश्वर में। इसके साथ ही सदगति, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है सदगति। सदगति में क्या है, सदगति प्रेमचंद्र द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है। ध्यान में रख लेंगे कि सदगति जो है किस प्रकार की कहानी है, तो दलित समस्या पर आधारित, दलित समस्या को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है। कौन, सदगति। ठीक, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलित समाज के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को प्रस्तुत किया है। ध्यान में रखेंगे, दलित चेतना पर आधारित कहानी है और अंत में जाके हम देखेंगे कि जो दलित समाज है उनके समाज में क्या हो रहा है, विद्रोह की चेतना पनपने लग गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, दो बैलों की कथा जो कि पूछा जाता है, दो बैलों की कथा क्या है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष का एक प्रतीकात्मक कहानी है। दो बैलों के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, दो बैलों के माध्यम से इन्होंने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया है। ठीक, अब पूस की रात बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, पूस की रात। और पूछा जाता है पूस की रात जो कि 1930 में, प्रकाशन वर्ष पे ध्यान रखेंगे। और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर उन प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण ये जो हावी होने लग जाता है उन पर। ठीक है, और इसमें एक किसान होता है, किसान का क्या नाम होता है, हल्कू। ठीक, पूस की रात में हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाया है कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए मतलब कैसी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम देखेंगे कि उसके पास रजाई नहीं होती है, फिर भी वो खेत की रखवाली कर रहा है। ठीक, तो दिखा रहे हैं प्रेमचंद कि कितनी कठिनाई से एक किसान अपनी फसल को की बोआई करता है, रखवाली करता है। ठीक, और जबकि अमीर वर्ग क्या है, अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के आरामदायक जीवन बिताते हैं। ठीक, और जहाँ किसान का फसल तैयार हुआ और आगे हाजिर हो जाते हैं कि आधा तो मुझे चाहिए, यहाँ तक कि आधा से ज़्यादा ही हड़प लेते हैं। तो यह हमें देखने को मिलेगा पूस की रात कहानी में। और अधिकांश विद्वान जिसको प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं, अधिकांश विद्वानों द्वारा कफन को ही प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना गया है। जबकि ये भी ध्यान रखेंगे, अधिकांश विद्वान तो कफन को मानते हैं, लेकिन जो एक आलोचक हैं जिनका हम लोग पढ़ भी रहे हैं, वह कौन, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका क्या मानते हैं, सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कमल किशोर गोयनका यह किसको मानते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी, तो यह ध्यान में रखेंगे, यह मानते हैं क्रिकेट मैच को। ठीक, क्रिकेट मैच इसको मानते हैं वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो कि 1937 में लिखित है। ठीक, और ईदगाह जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रख लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। आगे हालांकि हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तो किस प्रकार की कहानी है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो यह चांद पत्रिका में प्रकाशित है।
जिसमें बालक हामिद और उसकी दादी आमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही कमल किशोर गोयनका इसके संबंध में कहते हैं कि प्रेमचंद्र संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, उसके धर्म, संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किए हैं। कमल किशोर गोयनका क्या कहते हैं ईदगाह के बारे में? वह कहते हैं कि प्रेमचंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मुस्लिम समाज का यथार्थ चित्रण किया है। ठीक, मुस्लिम समाज की धर्म कैसे होता है, उसका संस्कृति कैसी होती है, उसका वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, और बच्चों में जो आपसी बातचीत होती है उसका नाटकीय विधि से उत्तम प्रयोग किया है। ये हुआ ईदगाह के संबंध में। अब कफन पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। कफन जो कि उनकी पहली जो कि उनकी अंतिम कहानी अधिकांश विद्वान मानते हैं। कमल किशोर गोयनका वही केवल किसको मानते हैं? क्रिकेट मैच को। कफन किस प्रकार की कहानी है? कफन प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोत्तम स्तर है। किसका? यथार्थवाद का क्या है? सर्वोत्तम स्तर है। ठीक, और यह इनकी अंतिम कहानी है और इसमें 2 चरित्र हैं। यह दोनों चरित्र को भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि बहुत से पाठ्यक्रम में ये बहुत से सिलेबस में कफन लगा हुआ है। घीसू और माधव पूछा जाता है। घीसू और माधव प्रेमचंद के किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान में रख लेंगे घीसू और माधव प्रेमचंद के कफन कहानी के पात्र हैं। उसके माध्यम से हम देख पाएंगे भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक क्या करती है? संवेदनहीन बना देती है। ध्यान में रखेंगे। इसमें एक पात्र होती है बुधिया जो कि प्रसव पीड़ा से एकदम पीड़ित है, किंतु घीसू और माधव अंदर जा नहीं रहे हैं उसे देखने कि एक हम गए तो एक आलू कोई ज़्यादा खा लेगा। ये स्थिति है, ये गरीबी की स्थिति है। ठीक है, जो भूख की स्थिति है, जो उसको क्या कर रही है? संवेदनहीन बना चुकी है लोगों को। ठीक, तो ये हुआ उनकी कहानियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम आप केंद्रित हो जाते हैं अपने ईदगाह कहानी पर। ईदगाह कहानी प्रकाशन वर्ष के संबंध में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। यह कहानी, हाँ, कम से कम आप एक और चीज़ मुझे बताना था, कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जाता है और आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए चैनल को। तो चलिए आगे चलते हैं। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इसका कथासार क्या है? कथासार देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। किस पर? बाल मनोविज्ञान पर। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। किसके माध्यम से? हामिद जो कि बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है। ठीक, उसके माध्यम से क्या दिखा रहे हैं कि जो गरीबी है वह किस प्रकार मनुष्य को, किस प्रकार बच्चे को उसकी मासूमियत खत्म हो जाती है और वह किस प्रकार उसमें खिलौने के प्रति लगाव नहीं रह जाता है, बल्कि वह उसका मानसिक स्तर भी बड़ा हो जाता है। ठीक, और वह क्या हो जाता है? गरीबी जो कि बच्चे को समय से पहले ही क्या बना देती है? परिपक्व बना देती है। ध्यान में रख लेंगे। प्रमुख पात्र देख लीजिए। हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का है। ध्यान में रख लेंगे, 4-5 साल का गरीब लड़का है। कौन? हामिद। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। हामिद के जो माता पिता हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है। दादी आमीना के साथ रहता है। हामिद किसके साथ रहता है? अपनी दादी आमीना के साथ। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे। ये ध्यान रख लेंगे। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे, जिसमें वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। ये बहुत अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा और वो सभी जानते होंगे कि हामिद दादी के लिए क्या लाता है? चिमटा। हामिद का चिमटा
हामिद का चिमटा है क्या, यह भी इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। हामिद का चिमटा है रुस्तम हिंद, ठीक। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गरीबी क्या बना देती है उसको। गरीबी जो है वो बच्चे की मासूमियत को छीन लेती है एक तरह से, और उसको क्या बना देती है, पहले समय से पहले ही उसको परिपक्व बना देती है, ठीक। अच्छा, ये रुस्तम हिंद का अर्थ भी जान लीजिए, अधिकांश लोगों का अगर नहीं पता होगा तो ये एक योद्धा है, ठीक। रुस्तम हिंद मतलब एक योद्धा मान लेते हैं, ठीक। आमीना कौन, आमीना जो कि हामिद की दादी। एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं वधू की मृत्यु हो चुकी है। हम पढ़ चुके हैं कि हामिद के माता पिता नहीं है। हामिद के माता पिता कौन, वही आमीना के पुत्र और उसकी बहू जो कि मर चुके हैं। लोगों का कामकाज करके खुद और हामिद का पालन पोषण करती है ये हामिद की दादी आमीना। मोहसिन कौन है, हामिद के साथ का लड़का। इसके पास कुल कितने पैसे हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, हामिद के पास कितने पैसे हैं। अब यूजीसी नेट एकदम छोटा छोटा तथ्यात्मक चीज़ें बनाने लग गया है। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, 15 पैसे। वहीं इसकी तुलना हम करें बच्चा हामिद के साथ तो उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे, जबकि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे। यह मेले में भिस्ती खरीदता है। यह भी पूछा गया है प्रश्न यूजीसी नेट में कि हामिद के जितने भी मित्र होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो कौन कौन से खिलौने को लेते हैं। तो ध्यान में रख लेंगे, मोहसिन क्या लेता है, मोहसिन जो है वो भिस्ती लेता है। यहाँ मैं लिख के बताती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। मोहसिन क्या लेता है, भिस्ती, ध्यान में रखेंगे, ठीक। मोहसिन भिस्ती लेता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क है, पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब भिस्ती क्या क्या कार्य करता है उसके संबंध में है, ये हम कहानी पढ़ने के दौरान विस्तार से जानेंगे। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल है। अब ये पूछ सकता है कि हामिद के किस मित्र के मामू थाने में कांस्टेबल हैं, तो मोहसिन जो है उसके मामू थाने में कांस्टेबल है, ठीक। और अब आगे हामिद के साथ का लड़का एक और कौन है, महमूद। मोहसिन हुआ, दूसरा कौन मित्र आ रहा है, महमूद, जिसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। ध्यान में रख लेंगे, महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। यह मेले में क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है, ठीक। सिपाही के संबंध में ये चीज़ें दी गई हैं, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कवायद लिए चला आ रहा है। हम जब कहानी पढ़ेंगे तो ये विस्तार से जानेंगे। नूरे, मोहसिन, उसके बाद कौन था, मोहसिन के बाद महमूद और उसके बाद नूरे। ध्यान में रख लेंगे, मोहसिन, फिर मोहम्मद और फिर नूरे। और कितने कितने पैसे थे, मैं पहले ही बता चुकी, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। हामिद के साथ का लड़का यह मेले में वकील खरीदता है। अब मोहसिन क्या खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, ठीक। मोहम्मद क्या खरीदता है, मोहम्मद जो कि क्या खरीदता है, मोहम्मद सिपाही खरीदता है। और नूरे क्या खरीदता है, नूरे जो है वकील खरीदता है, ठीक। कैसी विद्वता है उसके मुख पर रहे हैं, बहस किए चले आ रहा है, ये हम देख लेंगे आगे। सम्मी कौन है, हामिद के साथ की लड़की है। यह मेले में क्या खरीदती है, धोबिन और खैजड़ी खरीदती है। कौन, सम्मी, ध्यान में रखेंगे, कौन है, लड़की है। और बाकी गौण पात्र कौन है, चौधरी कयामत अली कौन है, गांव का धनवान व्यक्ति है। इसके अलावा एक पात्र आता है आबिद है कौन, अब आबिद हामिद के बाप, जो कि हामिद के पिता का क्या नाम है, हामिद के पिता का नाम है आबिद। ध्यान में रखेंगे, उसकी मृत्यु हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हामिद का कोई नहीं है, उसकी केवल दादी है आमीना, ठीक। तो उसकी पिताजी की मृत्यु हुई कैसे है, तो वो हैजा से मृत्यु हुई है, ध्यान में रखेंगे, ठीक। और उसकी माँ की मृत्यु पीलिया से हुई है, यह भी ध्यान रखेंगे, दोनों की मृत्यु कैसे हुई है, उसके पिता को हैजा हो जाता है और उसकी माँ को पीलिया।
कांस्टेबल, कांस्टेबल कौन? मोहसिन के मामू, हम पहले ही पढ़ चुके हैं मोहसिन के मामू को, मामू जो कि कांस्टेबल थे। वेतन 12 रुपये है, घर 50 रुपये भेजते हैं। अब सोचिए वेतन जिसका 12 रुपये है वह घर 50 रुपये कैसे भेज सकता है? तो किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है? विशेष के संबंध में कुछ देख लेते हैं। विशेष बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, यह हम पढ़ चुके हैं, अब आप लोग को भी ध्यान में रखना है। मुस्लिम समाज का चित्रण, ये कमल हमने पढ़ा कमल किशोर गोयनका का कथन, ये उसमें हमें क्या चीज़ चित्रण मिलेगा? वास्तविक चित्रण हमें मुस्लिम समाज का, उसकी धर्म का, उसकी संस्कृति का बहुत वास्तविक चित्रण मिलेगा। किसके अनुसार? कमल किशोर गोयनका के अनुसार। ठीक, तो मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का भी वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार किस प्रकार कि उसके मामू मोहसिन के मामू, मोहसिन के जो कि कांस्टेबल है, कमाते कितना है? 12 रुपये, घर कितना भेजते हैं? 50 रुपये। तो यह क्या दिखाया जा रहा है? पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है ईदगाह। यह कहानी गरीब में भी उच्च संस्कार को चित्रित करता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह कहानी गरीबी में भी किसको चित्रित कर रहा है? उच्च संस्कार को चित्रित कर रहा है। इस कहानी में बाल मन और मातृवात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। बाल मन है और मातृवात्सल्य का सहज चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। आगे देखते हैं। दुकानदार ने चिमटा की कीमत, ये ध्यान रख लेंगे, 6 रुपये बताई थी। ठीक, दुकानदार ने कितना बताया था? 6 रुपये चिमटा की कीमत। हामिद के पास थे कितने रुपए? हामिद के पास 3 ही रुपए थे, यह भी ध्यान रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं मूल कहानी पर। ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए आप लोग को। चलिए, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। रमजान के कितने? 30 रोज़ों के बाद। एक मिनट में थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। गांव में हलचल क्यों है? सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। ठीक, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर से सुई धागा लाने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देते हैं। हलचल क्यों है? सब लोग ईदगाह जाने को तैयार हैं। ठीक, और सभी अपनी तैयारी में जुटे हैं। किसी के कुर्ते का बटन ढीला हो गया है तो जा रहा है दूसरे के घर सुई धागा लाने। किसी का जूता कड़ा हो गया है तो उसमें तेल डला के ताकि मुलायम हो जाए। ठीक, और लोग जितने भी गाय बैल हैं उसको क्या कर रहे हैं? सानी पानी दे रहे हैं ताकि जल्दी से जा सके। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता। कितने कोस? 3 कोस। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक, 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना भेटाना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। क्यों सानी पानी दे रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इतने दूर रास्ता है और अधिकांश लोग आएंगे, मिलना सबसे होगा और दोपहर हो जाएगा, इसलिए बैलों को भी सानी पानी दे रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ये तो वास्तविक स्थिति है। कोई भी फेस्टिवल हो,
कोई भी त्यौहार है उसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते कौन है? बच्चे होते हैं, चाहे चाहे उनको उसके संबंध में कुछ जानकारी ना हो। ठीक है, दीपावली वगैरह पर आप लोग देखेंगे पटाखे वगैरह में ही व्यस्त रहते हैं बच्चे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़े के लिए होंगे, रोज़े क्या होंगे? बड़े बूढ़े के लिए होंगे। इसके लिए तो इनके लिए तो ईद है। किसके लिए? बच्चों के लिए। रोज़ ईद का ना एक मिनट रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थ चिंताओं से क्या प्रयोजन? किन्हें? बच्चों को। ठीक। सेवैयाँ के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी का क्या नाम है? कयामत अली, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान बदहवास चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मतलब लोग उतने संपन्न नहीं हैं। ठीक। और कयामत अली के घर जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सबसे अमीर है, कि उससे कुछ पैसे मिल जाए ताकि ईद में जो सेवैयाँ बनती हैं वो ला सके और बना सके। ठीक। अगर वो पैसे नहीं दे, आंखें बदल ले, तो क्या होगा? ईद जो कि मुहर्रम में बदल जाएगी। ठीक। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ध्यान में रख लेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। महमूद जो कि कौन है? हामिद का मित्र है, और उसके पास कुल कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। कितने? कुल 15 पैसे हैं। ध्यान में रख लेंगे, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15। महमूद के पास कितने? 12 पैसे। इन्हीं अनगिनती पैसे में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अब आता है हामिद का नाम। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। सबसे खुश कौन है? यह ध्यान रखेंगे, सबसे खुश है इसमें वह हामिद है। ठीक। और हामिद का उम्र कितना बताया गया है? यह ध्यान रखेंगे, 4-5 साल बताया गया है। कैसा है? बनावट कैसी है उसकी शारीरिक? गरीब है। ठीक है, दुबला पतला लड़का है। और उसका बाप हैजे से मर चुका है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और माँ पीलिया से मर चुकी है। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। किसके संबंध में कहा गया है? ध्यान में रख लेंगे, यह पंक्ति कही गई है हामिद के माँ के संबंध में। ठीक। जो पीलिया से पीड़ित थी, वो बताती तो सुनता भी कौन। ठीक, वही कहा जा रहा है यहाँ पे, जो भी चीज़ें था वो दिल में ही सहती गई और जब नहीं सहा गया तो वो संसार से विदा हुए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। ध्यान में रखेंगे, हामिद को क्या लगता है कि उसके अब्बा जान कहाँ गए हैं? रुपए कमाने। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्यों प्रसन्न है? उसके अनुसार उसके पापा कहाँ गए हैं? उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं।
ठीक। और उसकी माँ उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से ध्यान में रख लेंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत लेती है। हामिद के पाँव में जूता नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। स्थिति कैसी है, वह कुछ भी नहीं है उसके पास नया। ठीक, यहाँ तक कि उसके पाँव में जूते भी नहीं है, उसके सिर पर जो भी एक टोपी है बहुत पुरानी धुरानी है। ठीक है, जिसका गोटा क्या है, काला पड़ चुका है, फिर भी वह क्या है, प्रसन्न है बालक। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल के सभी अरमान निकाल देगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने रुपए निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन, उसकी दादी। क्यों रो रही है अमीना, देखिए। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। ध्यान में रख लेंगे, ईद का दिन है और उसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद चली आती और चली जाती। आबिद कौन, आबिद हामिद के पिता और आमिना का पुत्र, आमिना का बेटा। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी ने मरने जीने से क्या मरत। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। आमीना का दिल कचोट रहा है। आज के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। वह उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, आमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चल सकेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो 3 घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे। क्यों नहीं जा सक रही है वो, क्योंकि उसके पास घर में चीज़ें नहीं है। ठीक, उसको जमा करना पड़ेगा, सभी से कुछ कुछ मांग के लाना पड़ेगा। ठीक, मांगे का भी तो भरोसा ठहरा। क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। चीज़ें कुछ है नहीं तो मांगना ही तो पड़ेगा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। ध्यान में रख लेंगे, फ़हीमान एक पात्र आ रहा है जिसके कपड़े किसने सिले थे, आमीना ने। ठीक, कितना पैसा मिला था, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी उसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। जो 8 आने उसको मिले थे वह कौन ले गई, ग्वालन बने जो कि दूध देती है। ठीक, अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 आमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबिन और नाई और मेहतरनी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे।
उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, यूं दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में क्या लग गई? जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारियों की बनी हुई हैं। पेड़ों से आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। क्या है? शहर के चारों ओर अमीरों के घर हैं, उसमें क्या लगी हुई हैं? आम लीचियों के वृक्ष लगे हुए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। अब अदालत है, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जीव चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? ये सभी बच्चों के दिमाग में सवालें आ रही हैं। ठीक, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरने दे दो तो उसकी आंखों तक अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती। ये सभी आपस में बात करते चल रहे हैं, मोहसिन, ठीक। हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ न सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलते होंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी।
जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर लूँ। कौन कह रहा है? हामिद कह रहा है। ठीक, जो बातें कर रहे हैं मोहसिन मोहम्मद की जिन्नात बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो जिसको एक एक इतना बड़ा कि आसमान तक छू ले और इतना छोटा हो सकता है कि वो एक लोटे के अंदर समा जाए। ठीक, तो हामिद क्या कह रहा है कि ये बता दे, मुझे कोई मंत्र दे दे कि कैसे खुश करते हैं। ठीक, मोहसिन कहता है, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए साहब, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झांक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चलें। यह पुलिस लाइन है, यहीं पर कांस्टेबल कवायद रहते हैं। रेटन फायर फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए, नहीं तो क्या हो, चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, मोहसिन क्या कह रहा है? मोहसिन प्रतिवाद करते हुए कह रहा है, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, अभी तुम बहुत जानते हो। अली हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं, सब इन्हें मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। किसके मामू? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसके मामू? मोहसिन के। 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 12 रुपये महीना पाते हैं और कितने रुपए भेजते हैं घर? 50 रुपये। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार आए, हम तो इतने ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न जाए। ठीक, यह भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा था कि बेटा अल्लाह देते हैं, फिर आप ही बोले हम लोग तो चाहे एक दिन में लाखों मार आए, हम तो इतना ही लेते हैं जितना अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। ये क्या है? भ्रष्टाचार ही है। हम क्या कर सकते हैं? लाखों रुपए ले सकते हैं, ठीक, लेकिन उतना नहीं लेते हैं। किस डर से? जिससे बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। ठीक, तो यह क्या है? भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए बात कर रहे हैं प्रेमचंद। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कौन कह रहा है ये? ध्यान में रखेंगे। जितने भी मोहसिन का कथन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, क्या हुआ था? हराम की कमाई तो हराम में ही जाती है। ठीक, कौन कह रहा है? मोहसिन कह रहा है, ध्यान में रखेंगे।
क्या हुआ था, उसके मामा के घर में आग लग गई थी और एक बर्तन तक नहीं बचा था। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर अनजाने कहाँ से 100 कर्जा लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैली भर भी ना आए। अब बस्ती घनी बदलती होने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्का तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चलता जा रहा था। ठीक, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें क्या थी, अनोखी थी। किसके लिए, बच्चे के लिए। सभी चीज़ों में उनको क्या हो रही थी, रुचि आ रही थी। ठीक, जिस चीज़ की ओर ताकते ही रहते हैं और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। कौन, हामिद, ध्यान में रखेंगे। ठीक, सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। ठीक, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। इतने लोग हैं कि वहाँ तक चला गया है जहाँ तक जाजम वहाँ बिछा भी नहीं हुआ है। ठीक, नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ध्यान में रखेंगे ये पंक्ति को। ठीक है, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया की जाती है और बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाए और यही काम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक, जिनकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देगी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब क्या हो रहा है, नमाज खत्म हो चुकी है और लोग सब कहाँ जा रहे हैं, सभी लोग अब मिठाइयों की दुकान पर जा रहे हैं और खिलौने की दुकान पर धावा बोल रहे हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़े और ऊंटों पर बैठते हैं। ध्यान में रखेंगे, यहाँ हामिद का नाम नहीं आ रहा है। कौन कौन, महमूद बैठ रहा है, मोहसिन बैठ रहा है, नूरे और समी सभी इस घोड़े ऊंट पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपनी कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने में ही दे सकता।
वह क्या नहीं कर सकता कि वह अपना कोष खाली नहीं कर सकती, उसके पास 3 ही तो पैसे हैं। अब वो चक्कर खाने के लिए, झूले पे बैठने के लिए वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। ठीक, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरियाँ, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला भी चाहे तो। महमूद सिपाही लेता है। अब यहीं से पंक्ति शुरू हो जाती है महत्वपूर्ण। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। ठीक, महमूद सिपाही लेता है। और किस प्रकार है उसका सिपाही? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। मोहसिन भिस्ती पसंद आती है मोहसिन को। ठीक, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। ठीक, अब नूरे ने क्या लिया है? वकील लिया है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। ठीक, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके निकल के चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने पैसे के खिलौने लिए हैं उन लोगों ने? 2-2 पैसे के। ठीक है, और क्या क्या? मोहसिन भिस्ती, महमूद सिपाही, नूरे वकील, और सम्मी क्या लेती है? सम्मी धोबिन लेती है। ठीक, 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह ले, खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हाथ से छूट पड़ेगा तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? मैंने पहले ही बता दिया कि गरीबी क्या करती है। गरीबी जो है बच्चे को पहले ही मानसिक रूप से परिपक्व बना देती है। तो वह ये सभी चीज़ें क्यों सोच पा रहा है कि हाथ से छूट जाएगा तो खिलौना चूर चूर हो जाएगा, बारिश हो गई तो पानी से भीग गया तो वो उसका रंग घुल जाएगा। वह क्यों सोच पा रहा है? वह इसीलिए सोच पा रहा है कि वह परिपक्व हो चुका है। गरीबी की स्थिति ने उसको क्या बना दिया है? परिपक्व बना दिया है। ठीक, मोहसिन कहता है, मोहसिन क्या कह रहा है? मेरा भिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। महमूद क्या कह रहा है? महमूद ने सिपाही लिया था तो वह कह रहा है कि सिपाही उसका क्या करेगा? घर का पहरा देगा। और कोई चारों ओर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर करेगा। कौन? फायर मैंने फायर कर देगा, उसका वकील। नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी क्या कहती है? और मेरी धोबिन कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो गए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देखता रहता है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सके। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और बाल मनोविज्ञान का बहुत यथार्थ चित्रण है। वह ये सारी चीज़ें तो जानता है कि वो टूट जाएगा, उसका रंग घुल जाएगा, लेकिन वो है कौन? वह भी तो बच्चा है। ठीक, उसे भी ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। वह चाह रहा है कि उसको कोई हाथ में दे तो वह इन सभी चीज़ों को छू सके, उन खिलौने को हाथ से देख सके कैसी हैं। ठीक, उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। यह ध्यान में रखेंगे, पंक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचा कर रह जाता है, माने उस लोगों ने अपने खिलौने नहीं दिए हामिद को।
खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़िया ले जा, खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपनी मुंह में रख लेता है। सभी क्या कर रहे हैं? उसके पास 3 पैसे हैं और वो पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा है। और जो बच्चे खा रहे हैं तो मोहसिन क्या कहता है कि रेवड़िया ले जा। ठीक, वह जानता है हामिद कि वह इतना दानी नहीं है, नहीं देगा वो, फिर भी जाता है और हाथ फैलाता है। लेकिन मोहसिन क्या करता है? अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन क्या कह रहा है? अच्छा, अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या कह रहा है हामिद? रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं? समी क्या कहती है? 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लेगा? महमूद क्या कर रहा है? हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। महमूद क्या खा रहा था? गुलाब जामुन खा रहा था। वह क्या कह रहा है कि हमसे ले जाओ। मोहसिन तो बदमाश है। हामिद क्या कह रहा है? मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन क्या कह रहा है? लेकिन दिन में कह रहे थे कि मिला तो खा लेंगे। लेकिन दिन में क्या कह रहे थे? मोहसिन कह रहा है, तुम क्या कह रहे थे कि मिलेगा तो खा लेंगे। जब हामिद बुराई करता है कि मिठाई नहीं खानी चाहिए, इस पुस्तक में इसके संबंध में बुराई लिखी हुई है। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं इनकी चालाकी, खूब समझते हैं इनकी चालाकी। जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलत और कुछ नकली गहनों की। मिठाइयों के बाद किसकी दुकानें आ जाती हैं? लोहे की। ठीक। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ते जा रहे थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई चिमटा रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में क्या होगा? एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने का क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चिमटा चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा को बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। यह सोच कौन रहा है? हामिद। ठीक। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। आप ही जनाब चटोरी हो
जाएंगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी होती हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। तो ये देख सकते हैं हम कि कितनी बड़ी मानसिकता उसने रखी है, किस तरह की मानसिक स्थिति है। उसके दोस्त उसको पूछ नहीं रहे हैं, ललचा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं, ठीक। किंतु वह क्या कह रहा है कि मैं जब आएंगे मेरे अब्बा मिठाइयाँ लेकर तो मैं भी दिखा दूंगा और एक एक टोकरी भर के दे दूंगा, ठीक। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने की है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं। के पैसे के हैं। 6 पैसे के मिलेंगे। कितने पैसे के। 6 पैसे के। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया और दुकानदार की घुड़की ताकि क्या करे। वह 3 पैसे कहता है कि 3 पैसे लोगे, और यह कहते कहते आगे बढ़ जाता है ताकि दुकानदार की उसको बातें न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। कहाँ चला गया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं, ठीक। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। कौन कहता है। मोहसिन कहता है। हामिद ने चिमटे को जमीन पे पटक कर कहा, ज़रा अपनी भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसली चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई। हाथ में रख लो, हाथ में रख लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल बांका तक नहीं कर सकेंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी ने क्या लिया था, खंजरी, ठीक, ध्यान में रख लेंगे, धोबिन और खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। वह क्या कह रहा है। सम्मी प्रभावित होकर चिमटा से क्या कह रही है वो, कि मेरी खंजरी से तुम अपना चिमटा बदलोगे, 2 आने की है, ठीक। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटा की झिल्ली लगा दी। दब दब बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसी के पास धरे हैं,
अब किसी के पास क्या था, पैसे नहीं थे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, बहुत घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद तो बड़ा चालाक है, इसलिए इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सब बालकों के 2 दिल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद दूसरी तरफ अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। हामिद जो कि कहता है कि मेरा चिमटा सभी चीज़ों में कारगर होगा, तो सभी लोग प्रभावित हैं ठीक उससे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए और मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे का मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। चोगे में क्या हो, वकील मुंह छिपाकर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। और आंखें निकाल लेगा। मोहसिन की एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने, अब मोहसिन को भी लगने लग गया है कि सभी चीज़ें कर सकता है लेकिन पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। अब महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरे, फिर अब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेगा? अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए। इनकी शक्ल सूरत देखो, दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। इसे समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। इस तर्क पर सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। ठीक, कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। सब लोग खुश हो रहे हैं। ठीक, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और कानून के पेट में डाल देगा। और कानून क्या करेगा? उसके पेट में डाल देगा। कुछ बनी नहीं। बात कुछ बनी नहीं। ठीक, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने की बात छा गई।
ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह में मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया। जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इससे मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। अब सबको लगने लगा कि हामिद ने ही ठीक किया है। हालांकि पहले उसने चिमटे की सभी ने बुराई करने की कोशिश की थी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, जो कि पहले नहीं दे रहे थे। ठीक, हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इस खिलौने की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन लेकिन इन खिलौने के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा। मोहसिन क्या कह रहा है? दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे डांट ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में भी मैं तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इन उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर भी अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसने बाप से केले खाने, उसके बाप ने क्या दिए, किसको भूख लगती है ये ध्यान रखेंगे, महमूद को भूख लगती है, ठीक। और उसके बाप क्या देता है, केले खाने के लिए देता है। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। महमूद को जो उसके केले दिए उसके पिताजी ने, उसने किससे शेयर किया, केवल हामिद को ही दिया केले, ठीक, और किसी को नहीं। उस पर चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक पधारे। मतलब जैसे ही उसकी बहन ने छीना तो उसके हाथ से गिर गया भिस्ती और क्या हुआ, टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। खूब रोया धोया। उसकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। दोनों को मार भी खाए दोनों। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल सबसे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ दी गई, उन पर लकड़ी का पटरा रख दिया गया। पटरे पर कागज़ की कालीन बिछा दी गई। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया, ठीक। अदालतों में खच की
टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए और अपना माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई। ठीक, मतलब नूरे का वकील जो कितना उसने काम किया था कि उसको पटरे पर रख के सजा के वगैरह वगैरह चीज़ें की थी, जो कि पंखे जब वो झेलने जाता है पंखा, ठीक, पंखा जब उसको हाँकता है क्या होता है, उससे लग जाता है और नीचे ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चाहे वह पालकी पर चलेगा। ठीक, क्या वो अपने सिपाही साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता जो पैरों पर चले। ठीक, वह किस पर चलेगा? पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछा दिए गए और सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छाने वाले जागते रहो पुकारते रहते, मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसकी एक टांग में विकार आ जाता है। ठीक, मतलब टूट जाता है। महमूद को ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल जाए जिससे उसकी टूटी टांग आनन फानन में जोड़ सकते हैं। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य चिकित्सा असफल हुई, तब दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकेंगे। एक टांग से तो न चला जा सकता न बैठा जा सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहे हो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कौन कह रहा है? हामिद। के पैसे के? 3 पैसे दिए। आमीना ने क्या किया? छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कशक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने और मिठाइयाँ खाते देख उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त उससे कैसे हुआ? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहाँ कहाँ, जहाँ वह ईदगाह गया था। आमीना का मन गदगद हो गया और एक बड़ी विचित्र बात हुई।
हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे इस पंक्ति को। बच्चे हामिद ने बूढ़ी आमीना का पाठ खेला था। बुढ़िया आमीना बालक आमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। और यहीं पर आगे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट में बताइए। अपने मित्रों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।